हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, और हमारे जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के होने वाले हैं। सो हम लोग 9th ऑफ जुलाई से लेकर 17th ऑफ जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सेशन आप लोगों को कंप्लीट स्टार्ट टू एंड दिखना है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी न्यूज को मैंने कवर अप करवाया है, और वो भी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने प्रोवाइड किया है। तो आपको सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दिखना है, सो दैट आपकी सारी न्यूज कवर अप हो जाएंगी फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का करंट अफेयर नहीं देखा होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का करंट अफेयर देखना है, जिसमें 1st to 8th ऑफ जुलाई का मैंने कवर अप करवाया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर वो नहीं देखा होगा तो आफ्टर दिस सेशन जरूर जाकर देखिएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगी कि जून मंथ का मैंने जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है एंड करंट अफेयर का सेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट आपको एक चीज कहना चाहूंगी, करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसे भी आपको फॉलो करना है। बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए वो भी सारे आप लोगों को फॉलो करना है। ओके, सो गाइस अभी हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी सबसे पहले कैटेगरी। सो आज का हमारा सबसे पहला कैटेगरी है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। उसी का सबसे पहला पॉइंट है हमारा, उड़ीसा सीएम लॉन्चेस अमा पोखरी टू रिजुविनेट वाटर बॉडीज। सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अमा पोखरी स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित किया जाएगा। सो एम में क्या बोला गया है कि टू रिजुविनेट 2000 लार्ज वाटर बॉडीज इन द 115 अर्बन लोकल बॉडीज एट द लोक सेवा भवन इन भुवनेश्वर उड़ीसा। सो 2000 जो लार्ज वाटर बॉडीज है 115 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में उन्हीं को रिजुविनेट किया जाएगा। एंड इसके लिए जो अमाउंट लगाया जाएगा दैट इज 120 करोड़ रुपीज। ओके, द रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बॉडीज विल बी डन इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर ऑफ द मिशन शक्ति विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ये जो रिनोवेशन और ये जो मेंटेनेंस किया जाएगा वाटर बॉडीज का, इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है WSHGS के साथ, मतलब कि मिशन ऑफ शक्ति विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द नेदरलैंड गवर्नमेंट विल बैन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स फ्रॉम क्लासरूम स्टार्टिंग 1st जनवरी 2024। सो नेदरलैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस को बैन किया है स्कूल में ले जाने के लिए, मतलब कि क्लासरूम में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं की जाएगी। कब से ये रूल अलाउ किया गया है? 1st जनवरी 2024 से नेदरलैंड की गवर्नमेंट मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स क्लासरूम में अलाउ नहीं करेंगे, उसके लिए बैन लगाया है। ओके, नेदरलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो एंड प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे। ओके, नेक्स्ट, इंडियन परमिट पोटैटो इंपोर्ट फ्रॉम भूटान टिल जून 2024। सो इंडिया ने क्या किया है, पोटैटो का इंपोर्ट जो है जो भूटान से हम लोग कर रहे हैं वो 2024 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज परमिटेड द एक्सटेंशन ऑफ पोटैटो इंपोर्ट फ्रॉम भूटान विदाउट एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अंटिल जून 2024। सो भूटान से जो आलू इंपोर्ट होता है, जो आयात होता है आलू, वो अभी 2024 तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब विदाउट लाइसेंसिंग जो है वो 2024 तक आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केनिया टू होस्ट इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केनिया क्या कर रही है, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट कर रही है। ओके, इंडियन केनिया विल को होस्ट अ 2-day इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑन 31 अगस्त 2023। सो 30 और 31 अगस्त को जो है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल इंडियन अफ्रीका वाला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केनिया होस्ट करेगा। ओके, केनिया की कैपिटल है नाइरोबी एंड करेंसी है केनियन शिलिंग। ओके, नेक्स्ट वन, द हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अलाउ ऑल रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्टेट टू रिमेन ओपन 24/7। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देम टू क्लोज एट दी नाइट। सो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेस्टोरेंट को अभी उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो 24/7 जो है वो शुरू रख सकती है। ऐसा नहीं है कि वो रात में उसे पर्टिकुलर टाइम के बाद क्लोज करना रहेगा, ऐसा नहीं है। सो ऐसा अनाउंस किया गया है कि अब जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया रेस्टोरेंट को 24/7 ओपन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज इन बैंकॉक इन नवंबर 2023। सो थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस जो है वो बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन नवंबर 2023। सो ये 3 दिन का इवेंट है, विश्व हिंदू सम्मेलन, जो कि बैंकॉक में होगा। ओके, जिसका थीम है जनस्य आयतनम धर्म, मतलब धर्म द अबोर्ड ऑफ द विक्ट्री। सो ये इसका थीम होने वाला है जो कि बैंकॉक में होगा, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर होने वाला है, विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है, वो बैंकॉक में होने वाला है, और इसका थीम स्पेशली इंपॉर्टेंट है
जनस्य आयंतनम धर्म, उसका मतलब होता है धर्म द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो फाउंडर थे स्वामी विज्ञानंदा एंड फाउंडर है जो फाउंडेड किया गया था वो 2010 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन है The Ministry of Education releases of the Performance Grading Index 2.0 for the states and UTs for the year 21-22 aim to enhance the education system's quality and outcomes। देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जो है रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा फॉर दी स्टेट्स एंड यूटीज। इसका एम यही है कि एजुकेशन की जो सिस्टम क्वालिटी है, जिसका जो आउटकम है, उसे एनहांस किया जाए। ओके, सो अब ये स्ट्रक्चर कैसा है इस PGI 2.0 का, ये मैं आपको बताऊंगी। ये 73 इंडिकेटर्स में इसे जो है बनाया गया है, जिसमें 2 कैटेगरीज है, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। ओके, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ईच एंड एवरीथिंग ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। उसके बाद फर्दर उसे 6 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, और वो 6 डोमेन्स है लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप लोगों को नीचे टेबल भी दिख रहा होगा साइड बाय साइड, उसे भी देखिए सो दैट आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। एक साइड आप देख पा रहे हो ग्रेड्स है, ओवरऑल ग्रेड स्कोर है, ठीक है, देन स्टेट्स और यूटीज का ग्रेड दिया हुआ है, देन आपको वो 6 जो डोमेन्स मैंने बताया वो डोमेन्स दिए हुए हैं। करेक्ट, सो ये PGI में 73 इंडिकेटर्स है, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, एंड 6 डोमेन्स में फर्दर डिवाइड किया गया। उसके बाद ये PGI 2.0 को जो है स्टेट्स और यूटी में 10 ग्रेड्स में क्लासीफाई किया गया। सो ये ग्रेड्स भी आपको नजर आ रही होंगी, दक्ष, उत्कर्ष एंड सो ऑन। तो ये टोटल 10 ग्रेड्स में जो है इसे क्लासीफाई किया गया है। हाईएस्ट ग्रेड जो है दैट इज दक्ष, एंड लोएस्ट ग्रेड जो है दैट इज आकांक्षी 3। सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो है वो दी हुई है, एंड उसके पॉइंट्स भी मेंशन किए गए। सो दक्ष का जो ओवरऑल ग्रेड स्कोर है दैट इज 941 2000, एंड आकांक्षी 3 का जो स्कोर है दैट इज 401 to 460। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ जो है वो बेस्ट है इन लर्निंग आउटकम्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को स्टेट और यूटी के लिए जो है रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। आपको इसके पैरामीटर्स ध्यान में रखना है जो भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, नेक्स्ट, चाइना हैज लॉन्च इट्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड ओपन काइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चाइना ने जो है अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन काइलिन। ओके, चाइना लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम named OpenKylin 1.0 with a motive to create independent software system and cut reliance on the US technology. Okay, so OpenKylin 1.0 जो है चाइना ने कंट्री का पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये बना रहा है, जिसका इसका उद्देश्य यही है कि जो US टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। ओके, नेक्स्ट वन, गुजरात CM लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना इन दी स्टेट। सो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है स्टेट में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? The Antyodaya Shramik Suraksha scheme is an accident insurance scheme which will provide the financial assistance to the laborer and their family in case of any accident happen to them at the workplace. Due to the implementation of this scheme, the first state in the state to launch a scheme for the welfare of the laborers. देखिए, इस स्कीम को लाने का उद्देश्य यही है कि जो लेबर और जो लेबर की जो फैमिली होती है उनको काम करते वक्त जो एक्सीडेंट होते हैं उसके ऊपर इन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाने वाला है। ओके, अगर काम करते वक्त उनका कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है वर्क प्लेस के ऊपर तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये स्कीम वेलफेयर स्कीम शुरू करने वाला गुजरात जो है वो पहला स्टेट जो है वो बना है। नेक्स्ट वन है, ताइवान हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू ओपन इट्स थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया मुंबई। सो ताइवान जो है उसने अनाउंस किया है कि वो अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ताइपाई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर मुंबई में ओपन करेगा। Okay, next one, the International Maritime Organization agreed on a flexible net zero target of 2050 for the global shipping industry. So IMO ने जो है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए 2050 जो है वो नेट जीरो का टारगेट जो वो सेट किया है, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बाय और अराउंड, मतलब कि 2050 तक या फिर 2050 मतलब कि तब तक जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो वो क्या करने वाला है, उसके थ्रू जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका रिड्यूस करने का टारगेट है फॉर द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। ओके, बाय 2050 और अराउंड 2050। ओके,
Next one, lesson in relationships and sex education are compulsory for the 15 to 18 years old at the school in the Republic of Ireland. So आयरलैंड की जो स्कूल्स है वहाँ पे जो 15 to 18 years old के जो स्टूडेंट्स है उन्हें रिलेशनशिप एंड सेक्स एजुकेशन जो है वो कंपलसरी किया है. ओके, सो ये चीज़ें उनको पढ़ाई जाएगी स्कूलिंग में. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन है कैबिनेट अप्रूव चेंजेस टू जन विश्वास बिल टू डिक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस इन 42 लॉज. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कैबिनेट ने जो है 42 लॉज में जो अपराध को कम करने के लिए जन विश्वास बिल में जो है कुछ चेंजेस के लिए मंजूरी दे दी है. ओके, द प्रपोज चेंजेस टू एम्स टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस बाय अमेंडिंग 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द 19 मिनिस्ट्रीज. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो माइनर ऑफेंसेस है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए. उसके लिए जो है 183 प्रोविजंस को जो है अमेंड किया जाएगा जो कि 42 एक्ट्स के तहत आते हैं एंड वो 19 मिनिस्ट्रीज द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं. ओके, सो इस जन विश्वास बिल में जो चेंजेस आने वाले हैं वो यही है कि जो माइनर ऑफेंसेस है उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए. ओके, नेक्स्ट वन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस सागर संपर्क एंड इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक्ट एज अ टेरेस्ट्रियल बेस एनहांसमेंट सिस्टम टू करेक्ट एरर एंड इनएक्यूरेसीज फाउंड इन द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने सागर संपर्क एक इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की जो एरर्स है उसको करेक्ट करेगा, जो इनएक्यूरेसीज है उसको फाउंड करेगा. ओके, सो सागर संपर्क ऑल इन ऑल क्या करने वाला है कि जो शिप की सेफ्टी होती है उसको और भी ज़्यादा एनहांस करेगा, उसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से जो भी एक्सीडेंट होते हैं पोर्ट्स एंड हार्बर्स में वो सारी चीज़ें नहीं होगी. ठीक है, एज अ रिजल्ट इट विल फैसिलिटेट द सिक्योर एंड स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ऑफ द वेसल्स. जो वेसल्स का मूवमेंट होता है वो अच्छी तरीके से सिक्योरली अच्छी तरीके से होगा. ओके, सो सागर संपर्क लॉन्च किया गया है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री द्वारा. ठीक है, जिसके साथ वो क्या कर रहा है, एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च कर रहा है. तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन है यूएई बिकेम्स फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट द ऑब्जर्वर स्टेटस एट द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग. सो यूएई जो है वो पहला अरब कंट्री बना है जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है. ठीक है, एट दी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन दी मनी लॉन्ड्रिंग. अब ये जो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो किसे दिया जाता है, ऑब्जर्वर स्टेटस एट FSRB इवेंट इन granted to countries that demonstrate an active and collaborative approach to fighting financial crime. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो FSRB का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी. सो ऑब्जर्वर स्टेटस उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कि अपना अप्रोच दिखाती है फाइनेंशियल क्राइम को फाइट करने के लिए. ओके, सो यूएई जो है वो पहला अरब कंट्री बना है जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है. ओके, नेक्स्ट वन, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज अ सेट टारगेट टू गैसिफाई 100 मिलियन टन ऑफ कोल बाय फाइनेंशियल ईयर 2030. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट किया है कि वो 100 मिलियन टन जो है कोल को गैसिफाई करेगी बाय द ईयर 2030 एंड उसके लिए जो अमाउंट लगाया जा रहा है दैट इज 6,000 करोड़ रुपीज. ओके, नेक्स्ट वन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइन an MOU with the Electoral Tribunal of Panama to establish institutional framework for their ongoing cooperation in the field of election management and administration. So यहाँ पर क्या बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है MOU साइन किया है इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा के साथ जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 4th MOU है लैटिन अमेरिका रीजन से. इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 3 MOU साइन किए मैक्सिको, ब्राजील एंड चाइल्ड के साथ. ओके, नेक्स्ट वन है ओडिशा टीवी एंड उड़िया बेस्ड न्यूज स्टेशन हैज अनवेल लीजा इंडियाज फर्स्ट रीजनल AI न्यूज एंकर. सो उड़िया टीवी जो है उड़ीसा का ये न्यूज स्टेशन है. ओके, जहां पर लीजा जो है इंडिया का फर्स्ट रीजनल AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया. ठीक है, मतलब कि लीजा जो है वो इंडिया की पहली रीजनल न्यूज एंकर जो है वहां पे अनाउंस की गई है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट वन है PM हेल्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स. यहाँ पे क्या बोला गया है कि
जो लार्जेस्ट डिस्प्ले किया गया लंबानी आइटम्स का, उसके लिए मोदी जी ने सराहना की एंड उसी के लार्जेस्ट डिस्प्ले के लिए, लंबानी आइटम्स की लार्जेस्ट डिस्प्ले के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी दिया गया. ओके, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज हेल्ड द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम विद अ टोटल ऑफ 1755 आइटम्स. सो आप लोगों को यही पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कितने आइटम्स जो थे वो लंबानी आइटम्स थे. दैट इज 1755 आइटम्स जो है उसका डिस्प्ले किया गया था लंबानी आइटम्स का. लंबानी आइटम्स क्या होते हैं मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, सो जब G20 का जो थर्ड वर्किंग ग्रुप मीटिंग था हम्पी कर्नाटका के, उस दौरान जो है लंबानी आइटम्स का डिस्प्ले किया गया था जिसमें 1755 आइटम्स थे एंड उसी के लिए वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दिया गया एंड उसकी सराहना जो है वो मोदी जी द्वारा की गई. एंड ये जो 1755 आइटम्स है किसके द्वारा बना गए, तो वो लंबानी एक नोमैडिक कम्युनिटी है, उनकी द्वारा जो वुमेन्स है, जो आर्टिसंस है, जो कल्चरल प्रैक्टिशनर्स है, उनके द्वारा ये जो 450 है इनके द्वारा जो है इन सारे आइटम्स को बनाया गया एंड इनके बनाने के लिए इन्होंने जीआई टैग प्रोडक्ट जो है संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, इसको यूज किया गया. करेक्ट. सो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके का दिखता है ये लंबानी आर्ट और ये क्या होता है. ओके, सो कुछ इस तरह होता है लंबानी आर्ट. आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कलरफुल थ्रेड से, मिरर वर्क से जो है इसे बनाया जाता है. ओके, सो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस स्लाइड में कि व्हाट इज लंबानी आर्ट. ओके, नेक्स्ट वन. Numaligarh refinery in Assam upgraded to the Schedule A category enterprise. तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो आसाम की है उसको Schedule A का जो स्टेटस है उसके लिए अपग्रेड कर दिया गया है. ओके, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द टॉप 20 CPSE in India in the terms of both sales revenue and profitability. सो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है इसने एस्टैब्लिश किया है, ये वन ऑफ द टॉप 20 CPSE में आ रही है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सिंपली यहाँ पर आपको जो पूछा जा सकता है कि स्केड्यूल ए की कैटेगरी में इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपग्रेड किया गया, दैट इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि आसाम में सिचुएटेड है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट गजरकोटा लॉन्च इन आसाम. सो गजरकोटा स्कीम जो है वो असम में लॉन्च किया गया. ये एक प्रकार का कैंपेन है जो कि आसाम द्वारा इनिशिएट किया गया. ओके, द गजरकोटा कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द आसाम टू टैकल द एस्केलेटिंग प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट द रेसिडेंट अबाउट द एलिफेंट बिहेवियर, इकोलॉजी एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिफेंट इन द रीजन. सो ये कैंपेन जो है आसाम द्वारा लाया गया क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए. सो इसका उद्देश्य यही है कि जो वहाँ पे रेसिडेंट है उनको एजुकेट किया जाए एलिफेंट बिहेवियर के लिए, उसके इकोलॉजी के लिए और एलिफेंट का इंपॉर्टेंस बताया जाए उस रीजन के लिए. ओके, सो गजरकोटा आसाम में जो है ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन, द इंडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव एज अ नारी अदालत विच आर वुमेन ओनली कोर्ट एस्टैब्लिश एट द विलेज लेवल. सो यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है नारी अदालत, जहाँ पर विमेन, उस कोर्ट में सिर्फ विमेन जो है वही वर्क करेगी. ठीक है, जो कि विलेज लेवल के लिए एस्टैब्लिश किया गया है. ओके, दिस कोर्ट सर्व एज अ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन forums for issues such as domestic violence, property rights and challenging the patriarchal system. ADR refers to the process of settling dispute without the involvement of the judicial system and formal ट्रायल्स. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक इस तरीके का इनिशिएटिव लाया नारी अदालत, जहाँ पे विलेज लेवल के ऊपर सिर्फ विमेन ओनली कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं उसके सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो गवर्नमेंट का उद्देश्य इसके ऊपर यही है कि विमेन को एम्पावर किया जाए एंड जेंडर जस्टिस को जो है प्रमोट किया जाए. ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं. IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर द नी एक्सरे. सो IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स है वो AI बेस्ड मॉडल जो है उसे डेवलप किया है, किसके लिए? नी एक्सरे के लिए. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन है इजराइल पार्लियामेंट इन द फर्स्ट रीडिंग अडॉप्टेड कंट्रोवर्शियल बिल दैट वुड लिमिट द ओवरसाइट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है इसने फर्स्ट रीडिंग कंट्रोवर्शियल बिल जो है उसे अडॉप्ट किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स होती है उसको लिमिट करेगा, उसको सीमित करेगा. Okay, next one. Indian Prime Minister Narendra Modi has been invited as a guest of honor for the France Bastille Day celebration which will take place on the July 14. So July 14 को Bastille Day जो है वो मनाया जाता है. तो इस साल जो है इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, इन्हें जो है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो है बुलाया गया है फ्रांस द्वारा. ओके, सो Bastille Day सेलिब्रेशन के लिए मोदी जी जो है वो
फ्रांस गए और जुलाई 14 को ये डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब फ्रांस की यहाँ पर बात की जा रही तो प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न एंड प्रेसिडेंट है Emmanuel Macron. Okay, next one है the European Investment Bank has announced its support for the Indian National Green Hydrogen Mission by offering a loan facility up to 1 billion euro. The loan aimed to assist India in developing its nascent green hydrogen ecosystem and renewable energy project. So यहाँ पे EIB जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको सपोर्ट करेगा एंड सपोर्ट करने के लिए वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अप टू 1 बिलियन यूरो। ओके, सो इस लोन का उद्देश्य यही है कि इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम है और जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको और भी ज्यादा डेवलप किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन, गोवा गवर्नमेंट साइन अ 3 MOU विद द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, पेटीएम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे 3 जो MOU साइन किए गोवा गवर्नमेंट ने। ओके, सो वो कौन से किसके साथ MOU साइन किए हैं? एक है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। सेकंड है पेटीएम एंड थर्ड है ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो गोवा ने 3 MOU साइन किए, किसके साथ किए ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, किस लिए किए हैं? द MOU फोकसेस ऑन सपोर्टिंग MSME को सपोर्ट करने के लिए जो है ये MOU साइन किए गए। ओके, नेक्स्ट वन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इसने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है, मतलब कि जो लोगों की शिकायतें जो रहेगी उसके लिए एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो इस डिपार्टमेंट को ओपन करने का उद्देश्य ये है कि जो भी पब्लिक की ग्रीवेंसेस है उसे सॉल्व किया जाए एंड उसी के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मुलाकात एक लाइव पब्लिक ग्रीवेंसेस हियरिंग जो है उसके द्वारा जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जम्मू एंड कश्मीर अ पाथ ब्रेकिंग मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च इन सिंक विद द विजन ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। तो जम्मू कश्मीर का ने जो है एक और न्यूज़ हमारे सामने ये आई है कि इसने एक मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एंड किसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है कि आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ठीक है, सो मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन किस स्टेट द्वारा, किस यूनियन टेरिटरी द्वारा लॉन्च किया गया, ऐसा पूछा गया तो वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट वन है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज एस्टैब्लिश आयुष सर्विस फॉर हेल्थ केयर एंड आयुष रिसर्च फैसिलिटीज एट रिबंदर इन गोवा। सो गोवा के रिबंदर में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक आयुष सर्विस फॉर हेल्थ केयर एंड आयुष रिसर्च फैसिलिटीज जो है वो एस्टैब्लिश की है। ओके, द नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल सिकल सेल एनीमिया इराडिकेशन मिशन 2047 इन शहडोल मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी द्वारा जो है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इराडिकेशन मिशन जो है जिसका टारगेट 2047 रखा गया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया मतलब खत्म होने का 2047 टारगेट रखा गया है। सो इसको इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया? शहडोल मध्य प्रदेश में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। Next one is Southern Railway has taken a significant step towards enhancing the facility at railway station by identifying 90 stations for the development under the Amrit Bharat Station Scheme. So under this scheme, Amrit Bharat Station Scheme, 90 stations को redevelop किया जाएगा और वो 90 stations कहाँ के होने वाला है? Southern Railway के होने वाला है। So Southern Railway के जो 90 station है उसे redevelop किया जाएगा, renovate किया जाएगा under the Amrit Bharat Station Scheme. Okay, next one, Allahabad University now offer PhD in 3 foreign languages, French, Russian and German. So यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो PhD कोर्सेज को 3 फॉरेन लैंग्वेजेस ऐड कर रही है न्यू। तो अब जो 3 लैंग्वेजेस में PhD कोर्सेज वो ऑफर करेगी, दैट इज फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं। The centre's decision to increase the income criteria for the EWS category under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban in the Mumbai Metropolitan Region। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना था, ठीक है, उसमें जो मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है ना उसके लिए जो EWS कैटेगरी है उनके लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। सो इनकम क्राइटेरिया जो पहले हुआ करता था वो 3 लाख हुआ करता था, ठीक है, अब वो 6 लाख हो चुका है। किसके लिए? जो भी मेट्रोपॉलिटन रीजन
स्टेट्स है उनकी बात की जा रही है। सो उसमें आता है आपका मुंबई, MMR, पुणे एंड नागपुर। सो इनके लिए जो आपका जो EWS कैटेगरी का जो इनकम क्राइटेरिया है वो बढ़ चुका है 3 लाख से, वो भी 6 लाख हो चुका है, ठीक है। एंड बाकी अगर मैं रेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करूं तो दैट इज 4.5 लाख। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये स्कीम 25 जून 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसके थ्रू हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है जो भी लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए, ओके। सो EWS कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, मुंबई मेट्रो रीजन, पुणे एंड नागपुर, उनका जो है इनकम क्राइटेरिया 3 to 6 लाख कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए वो 4.5 लाख है, करेक्ट। नेक्स्ट वन, द फोर्ब्स 2023 लिस्ट ऑफ अमेरिकाज 100 मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन इज रिलीज। सो फोर्ब्स का 2023 का जो लिस्ट है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। सो जिसमें हमारी इंडिया की 4 वुमेन जो है वो इंक्लूड हुई है, 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन जो है उसमें एडअप हुई है। फर्स्ट वन इज जयश्री उलाल, सेकेंड वन इज इंदिरा नोई, थर्ड वन इज नेहा नरखेड़े एंड फोर्थ वन इज निर्जा सेठी। ये 4 वुमेन्स को इस 100 अमेरिका की जो ये 100 मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन का लिस्ट है फोर्ब्स का 2023 का, ये रिलीज हुआ और इसमें 3 वुमेन्स को इंडिया की जो है वो उन्होंने रैंक किया है, ओके। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन जयश्री उलाल की, तो ये CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म एरिस्टा नेटवर्क की ये जो है ये CEO एंड प्रेसिडेंट है, ओके, जिन्होंने 15th रैंक किया है इन दिस लिस्ट। एंड उनका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, नेट रेवेन्यू, करेक्ट। देन उसके बाद निर्जा सेठी जो है वो 25th रैंक किया है इन दिस लिस्ट, ओके, जो कि सिंटेल ये एक IT कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग फर्म है, उसकी वो को फाउंडर है, ओके। सेठी एंड उनके हस्बैंड जो है भारत देसाई, ये को फाउंडर है IT कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग फर्म सिंटेल के, ओके। सो निर्जा सेठी ने यहाँ पे जो रैंक किया है वो 25th रैंक किया है, उनका नेटवर्थ जो है वो है $990 मिलियन, ओके। नेक्स्ट वन है नरखेड़े, ये जो को फाउंडर है ये है कोफिलेंट की, ओके, जो कि एक क्लाउड कंपनी है, ओके। तो इसमें ये जो रैंक कर रही है नरखेड़े इस लिस्ट में वो है 50th रैंक एंड इनका नेटवर्थ है $520 मिलियन। एंड फोर्थ वन है इंदिरा नोई, जो कि पेप्सिको की फॉर्मर चेयरपर्सन एंड CEO रह चुके हैं, जो कि 77 रैंक कर रही है इन दिस लिस्ट, इनका नेटवर्थ है $350 मिलियन, ओके। सो यहाँ पे ये इंडिया की 4 वुमेन्स है, वो कौन से फर्म से बिलोंग करती है ये मैंने आपको बताया, वो कौन सा रैंक कर रही है ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज उबलाल जो कि 15th रैंक कर रही है, सेकंड वन इज सेठी जो कि 25th रैंक कर रही है, थर्ड वन इज नरखेड़े जो कि 50th रैंक कर रही है, एंड फोर्थ वन इज इंदिरा नोई जो कि 77th रैंक कर रही है। सो आपको इनका रैंकिंग भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ ये कौन से फर्म से बिलोंग करती है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो आपको ये जो मैंने बॉक्स दिया है ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ओके। नेक्स्ट वन, the 4th Energy Transition Working Group meeting under the G20 presidency will be held in Goa during 19th July to 20th July. So 4th Energy Transition Group meeting जो है G20 presidency का वो गोवा में होगा जुलाई 19 to 20, ओके। अगर मैं बात करूँ रिसेंट की G20 के मीटिंग्स की तो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, देखिए G20 का क्राइम एंड सिक्योरिटी का मीटिंग जो हुआ गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। आप सभी को पता होगा इस साल जो है G20 का प्रेसिडेंट से इंडिया कर रहा है, तो सारी मीटिंग्स जो है वो इंडिया में ही हो रही है। एंड इसी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को इस सेशन में जो है कंप्लीट G20 की इस साल की मीटिंग्स जो है वो बताई है, ये सेशन आपको देखना होगा, इसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। सो ये अगर आप सेशन देखते हो तो आपको इस साल में होने वाली G20 की सारी मीटिंग्स जो है वो पता चल जाएंगी कि कौन सी कहां पर हो रही है। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो क्राइम एंड सिक्योरिटी का गुरुग्राम हरियाणा में हुआ 13 से 14 जुलाई के बीच। देन थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप मीटिंग जो है केवाड़िया गुजरात में हुआ 11 से 13 जुलाई के बीच। देन थर्ड कल्चरल ग्रुप मीटिंग जो है हम्पी कर्नाटक में हुआ 9 जुलाई को। अर्बन 20 म्यूरल समिट जो है वो अहमदाबाद एंड गुजरात में हुआ, ठीक है, 7 जुलाई को। एंड 4th एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग जो है बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है, ओके। सो काफ़ी सारे मीटिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो मैंने कंप्लीट लिस्ट जो है बताई थी। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क जो है वो नोएडा में अनवेल किया गया, ओके। नेक्स्ट मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है कोई लैंग्वेज को जो है 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। एंड लास्ट मैंने पेरू डिक्लेयर हेल्थ इमरजेंसी ओवर द गुइलेन-बैरी सिंड्रोम आउटब्रेक। सो ये जो सिंड्रोम वहाँ पे पेरू में देखने मिला उसके लिए हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो गुइलेन-बैरी सिंड्रोम है ये कौन सी कंट्री में जो है देखने मिला, या फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके का बन सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेरू में जो है ये सिंड्रोम देखने मिला एंड उसी के लिए हेल्थ इमरजेंसी जो है उसने अनाउंस की है, ओके। सो यहाँ पे गाइज हमारा नेशनल न्यूज़ जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से सारी ईच एंड एवरी न्यूज़ समझ आई होंगी। अभी हम
हम लोग हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज बैंकिंग न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो तो आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो हम लोग देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग। नेक्स्ट वन है रिजर्व बैंक होल्ड 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर क्या बोला गया कि रिजर्व बैंक ने जो है 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटेरिएट जो है उसका आयोजन किया, और ये जो 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल सेक्रेटेरिएट है, कहाँ पर हुआ, ये मुंबई में हुआ एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास द्वारा। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज थीम डेट सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है आरबीआई ने जो है सीबीडीसी ट्रांजैक्शन के लिए जो है यूपीआई क्यूआर कोड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। सीबीडीसी ट्रांजैक्शन मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके लिए यूपीआई क्यूआर कोड लाया है। सो इसका उद्देश्य यही है कि ये जो डिजिटल करेंसी है इसकी यूजेबिलिटी, इसकी एक्सेसिबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस किया जाए, एंड उसी के लिए जो है सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस के लिए जो है यूपीआई क्यूआर कोड आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, आफ्टर दैट आरबीआई की न्यूज़ है हमारी, आरबीआई ने 2 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए। फर्स्ट वन इज श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक एंड सेकंड वन इज हरिहरेश्वरा सहकारी बैंक। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन जो है वो है तुमकुर कर्नाटका में एंड सेकंड वन है सातारा के महाराष्ट्र में। ओके, सो ये बैंक कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है आपको पता होना चाहिए। हरिहरेश्वर जो सहकारी बैंक है वो सातारा महाराष्ट्र की है एंड श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक जो है वो तुमकुर कर्नाटका की है। करेक्ट, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 58 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ उसकी बात की जा रही है, जो कि जिसकी अध्यक्षता जो है फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो है की गई है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि इस साल का जो 50 का जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिले वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट में बताने वाली हूँ, जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ जीएसटी के जो रेट्स है उसमें रिडक्शन हमें देखने मिला है, तो वो 4 जो चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज अनकुक अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स, जिसका 18% हुआ करता था, अब वो चेंज कर दिया गया जीएसटी, अब वो उस पर 5% जीएसटी रेट लगेगा। ठीक है, सेकंड में अगर मैं बात करूँ, सेकंड वन है इमिटेशन जरी थ्रेड और यान, 12% जीएसटी रेट था, अब जो है वो 5% हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ एलडी स्टैक, एलडी स्टैक क्या होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो वेस्ट होता है उसे एलडी स्टैक कहा जाता है, तो उसका 18 से 5% हो चुका है एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट का 18 से 5% हो चुका है, मतलब कि जो भी था उसका 5% रिड्यूस कर दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक बात की जा रही है गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम की। ठीक है, सो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के लिए एग्जम्पशन जो है ये लगाए गए। सो इसमें कुछ बैंकों की, स्पेसिफाइड बैंकों की कुछ लिस्ट थी, मतलब कि उसमें कुछ स्पेसिफाइड बैंक थी, तो उसमें 2 बैंकों को ऐड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज आरबीएल बैंक एंड सेकंड वन इज आईसीबीसी बैंक। ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड आरबीएल बैंक एंड आईसीबीसी बैंक इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बैंक फॉर द लिस्ट ऑफ आईजीएसटी एग्जम्पशन इन द अवेलेबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। सो गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम का जो भी इंपोर्ट होता है उसमें जो आईजीएसटी एग्जम्पशन है उसमें कुछ स्पेसिफाइड बैंकों का लिस्ट बनाया गया है, उसमें ये 2 बैंकों को ऐड किया गया है, तो ये आपको 2 बैंकों के नाम ध्यान में रखना है। जो भी चेंजेस हुए स्पेशली मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कंप्लीट जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, तो वो काफी ज्यादा लेंथी है, क्योंकि हम लोग ये सेशन डिस्कस करें, हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करें, तो हम इसे ज्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन जो चेंजेस है जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले ध्यान में रखना है ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ, इसको निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। आफ्टर दैट 4 जीएसटी रेट जो है वो रिड्यूस हुए, अनकुक अनफ्राइड स्नैक पैलेट का, देन आप लोगों का इमिटेशन जरी थ्रेड यान का, एलडी स्टैक कैन, फिश सोल्यूबल पेस्ट का, जो कि 5% अभी हो चुका है रिड्यूस होकर। ओके, बाकी चार्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आपको रीड करना है तो आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन अगर कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, कि कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग का जो जीएसटी रेट है करंट जो हुआ करता दैट इज 18%, नाउ अब चेंज हो चुका है, 28% जीएसटी जो है वो लगेगा कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फूड एंड बेवरेजेस, सिनेमा हॉल्स में जो होते थे प्रीवियसली 18% जो है जीएसटी जो है वो लगता था, अब वो चेंज हो चुका है, अब वो 5% लगेगा, क्योंकि काफी दिनों से इसलिए चर्चा चल रही थी कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे 5% लगता है, फिर सिनेमा हॉल्स की जो फूड एंड बेवरेजेस है उस पर 18% क्यों लगता है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं उन्होंने जो सिनेमा हॉल के जो फूड एंड बेवरेजेस है उसके ऊपर भी जो जीएसटी रेट है वो 55% कर दिया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी एग्जम्पशन
जो है वो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो इसरो प्रोवाइड करती है उसके ऊपर जीएसटी का एग्जम्पशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये आपको सारे ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और चीज अगर मैं करूँ तो एमयूवी, एसयूवी एंड एक्सयूवी इसके ऊपर 28% जीएसटी रेट तो लगता ही है, लेकिन उसके ऊपर 22% कंपेंसेशन सेस भी अभी अलाउ किया गया है। ये पॉइंट एडिशनल मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स जो एसयूवी, एमयूवी, एक्सयूवी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो उसके पैरामीटर्स भी उन लोगों ने डिसाइड किया है कि लेंथ जो है वो 4000 mm होनी चाहिए, मतलब एक्सेडिंग होनी चाहिए 4000 mm से। देन उसके बाद जो इंजन कैपेसिटी, एक्सेडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1500 cc होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वो 170 mm एंड अबाउ होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी जो है उन्होंने पैरामीटर्स रखे हैं। ओके, सो आपको स्पेशली ये चीज ध्यान में रखनी है कि 22% कंपेंसेशन सेस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है ओवर जीएसटी। ओके, अगर मैं बात करूं सपोज 10 लाख की एक कार है, ठीक है, जिसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है विच इज 2,80,000। सो उस 2,80,000 के ऊपर कंपेंसेशन सेस लगेगा। व्हाट इज कंपेंसेशन सेस? जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, मतलब जीएसटी के ऊपर जो लगेगा, मतलब जो 2,80,000 है उसके ऊपर जो 22% लगेगा दैट इज कंपेंसेशन सेस। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑल इन ऑल मैंने जो भी मेजर चेंजेस हुए वो सारे मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को ये कंप्लीट जो 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो भी ओवरऑल मेजर चेंजेस हुए जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। करेक्ट, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग न्यूज को। आरबीआई ने अगेन 4 एनबीएफसीज के लाइसेंस जो है कैंसिल किए। मैंने इसके ऊपर अभी आपको बताया 2 कोऑपरेटिव बैंक, अभी यहाँ पर बात की जा रही है 4 एनबीएफसीज की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किए गए हैं एंड 11 सरेंडर सर्टिफिकेट्स। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आरबीआई रिसेंटली अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड सरेंडर ऑफ लाइसेंस बाय 11 अदर एंटिटीज। सो 11 अदर एंटिटीज ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया और 4 एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन जो है आरबीआई ने कैंसिल किए। तो वो 4 एनबीएफसीज कौन से जिसके आरबीआई द्वारा कैंसिल हुआ है वो आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दैट इज नानमा, चिद्रुपी, गोल्डन लाइन एंड कैलाश। ठीक है, ये 4 एनबीएफसी के लाइसेंस जो है, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन जो है वो आरबीआई ने कैंसिल किया है। ओके, नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मनोज आहूजा लॉन्च अ न्यू कैंपेन फॉर अ बैंक अंडर द एग्री इंफ्रा फंड नेम भारत बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है भारत का फुल फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मनोज आहूजा, इन्होंने एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है बैंकों के लिए अंडर द एग्री इंफ्रा फंड जिसका नाम है भारत, और भारत का फुल फॉर्म है बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो कैंपेन है ये रन होगा फ्रॉम 15th of July to 15th of August अराउंड 1 मंथ, जिसके लिए टारगेट जो सेट किया गया, रेज किया गया, दैट इज 7200 करोड़ रुपीस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, मनोज आहूजा जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है। ओके, नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो बंधन म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड को जो है लॉन्च किया है। ओके, वेरी सिंपल। बंधन बैंक का स्टार्टिंग देखें तो फाउंड हुआ था 2001 में, फाउंडर है चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी बैंक लॉन्च यूपीआई क्यूआर कोड इंटरऑपरेबल विद द इंडिया सोवरेन डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए जो है इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड को जो है लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस फीचर विल बेनिफिट कस्टमर एज इट एनेबल देम टू ट्रांजैक्ट यूजिंग द फंड अवेलेबल इन देयर सीबीडीसी वॉलेट थ्रू द यूपीआई क्यूआर कोड। सो यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि 2 स्कैनर जो है हैड टू स्कैन 2 सेपरेट, मतलब कि 2 स्कैनर्स हुआ करते थे। प्रीवियसली एचडीएफसी बैंक customers had to scan 2 separate QR code for their CBDC wallet and UPI wallet, मतलब 2 स्कैनर हुआ करते थे, CBDC wallet का डिफरेंट एंड UPI wallet का डिफरेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से इनकन्वीनियंस होने लगा, तो इसीलिए एक न्यू सिंगल UPI QR कोड अलाउ किया गया कस्टमर्स को, जिसमें CBDC wallet के पेमेंट्स भी होगा, ठीक है, विद द सिंगल स्कैन, और मर्चेंट को भी उसका बेनिफिट होगा, वो एक सिंगल स्कैन से वो भी उसका पेमेंट जो है कर सकते हैं। ओके, सो सिंगल UPI QR कोड जो है वो लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। नेक्स्ट वन है फिनटेक फर्म रेजरपे हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे फॉर द मलेशियन मार्केट विद करलैक। क्या बोला जा रहा है, फिनटेक फर्म रेजरपे जो है इसने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो लॉन्च किया है मलेशियन मार्केट के लिए, ठीक है, करलैक के साथ मिलकर। ओके, मलेशिया की बात की जाए, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम।
ओके, वेरी सिंपल, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पूछा जा सकता है कौन सी फिनटेक फर्म है जिसने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, दैट इज रेजरपे। अगर ये पूछा जाएगा किसके लिए लॉन्च किया तो मलेशियन मार्केट के लिए किया है, किसके साथ मिलकर किया है तो कारलैक के साथ मिलकर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बैंक ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स IFSC बैंकिंग यूनिट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एट द गिफ्ट सेज एरिया इन द गांधीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ इंडिया ने IFSC बैंकिंग यूनिट जो है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो गांधीनगर गुजरात में जो है इनॉग्रेट किया है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो फाउंड हुआ था 7 सितंबर 1906 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, MD एंड CEO है रजनीश कर्नाटक, टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट वन है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक्स इंडिया टू सरपास US टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। सो गोल्डमैन सैक्स द्वारा जो है ऐसा बताया गया कि इंडिया जो है वो US को सरपास करेगा और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय द ईयर 2075। ओके, नेक्स्ट वन है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस विंस द इंश्योरेंस इनोवेशन अवार्ड। तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड जो है वो जीता है। नेक्स्ट वन है, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है UPI 123 पे जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, एंड PNB ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट वर्चुअल ब्रांच इन दी मेटावर्स। ओके, ये थी हमारी बैंकिंग न्यूज। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा अपॉइंटमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है दिस वीक। So first one is Justice Shiv Kumar Singh one appointed as a acting chairperson of the NGT National Green Tribunal। So यहाँ पे बात की जा रही है NGT की और उसके न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, दैट इज शिव कुमार सिंह वन। इन्होंने सक्सीड किया जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है, क्विक हिल टेक्नोलॉजीज ने अपॉइंट किया है विशाल साल्वी को एज अ CEO। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजा रमन हैज बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSC का फुल फॉर्म ध्यान में रखना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड IFSC के न्यू चेयरपर्सन बने हैं के राजा रमन एंड इन्होंने टेक ओवर किया है इंजेटी श्रीनिवास को। ओके, नेक्स्ट वन है, कुवैत के जो शेख है तलाल फहद अल अहमद अल सबाह, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। ओके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में है। अगर मैं मेंबरशिप की बात करूँ तो 45 नेशनल ओलंपिक कमिटीज जो है वो इन्वॉल्व है एंड फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1982 में। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात किया करते हैं अगर हम लोग तो एस्टैब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसके न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन अभी अपॉइंट हुए जस्टिस शिव कुमार सिंह वन। नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट वन है, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज हैज अपॉइंटेड अभिजीत चक्रवर्ती एज अ MD एंड CEO। सो अभिजीत चक्रवर्ती जो है वो प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे SBI के, जो कि अभी SBI कार्ड के जो है वो MD एंड CEO अपॉइंट हुए। ओके, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है रामा मोहन राव अमारा को। ओके, ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अभिजीत चक्रवर्ती जो है वो MD CEO बने हैं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के। ओके, सो अब ये जो कार्यकाल निभाएंगे ये आने वाले 2 इयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है, ITC लिमिटेड हैज रीअपॉइंटेड संजीव पुरी एज द कंपनीज चेयरमैन एंड MD फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सो ITC ने क्या किया है, संजीव पुरी को रीअपॉइंट किया है फॉर द 5 इयर्स और वो बने हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ द ITC। मतलब ITC के वो MD एंड चेयरमैन ही थे, ओके, बट उन्हें और 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो वो है तेलंगाना चीफ जस्टिस Ujjal Bhuyan and Kerala Chief Justice S. Venkat Narayan Bhatti have been appointed as the judges of the Supreme Court by the President। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस है उज्जल भूयान एंड केरला के जो चीफ जस्टिस है S. वेंकट नारायण भाटी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट वन है, ऑस्ट्रेलिया पिक फर्स्ट फीमेल सेंट्रल बैंक हेड। ऑस्ट्रेलिया ने पहली फीमेल जो है वो सेंट्रल बैंक की हेड बनी है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सो सेंट्रल बैंक का अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का अगर सेंट्रल बैंक बोलूँ वो कौन सा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो उसकी पहली विमेन हेड बनने जा रही है जिनका नाम है मिशेल बुलॉक। मिशेल बुलॉक जो है वो पहली विमेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली हेड बन रही है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की फॉर दी अपकमिंग 7 ईयर्स। आने वाले 7 सालों के लिए जो है ये बनी है RBI की हेड। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही तो कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट वन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिटी ग्रुप हर्षवर्धन बंसल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली चैप्टर ऑफ द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। सो NAREDCO मतलब कि होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं
दिल्ली के चैप्टर के, वो है हर्षवर्धन बंसल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में बात करूँ तो 2 बुक्स आती है इस वीक में। फर्स्ट वन इज वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 77, जो कि अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, सो ऑथर आपको ध्यान में रखना है अभिषेक चौधरी। एंड सेकेंड वन है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, जिसके राइटर है विनोद मनकारा। ओके, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। सो इसके ऑथर है विनोद मनकारा। ओके, जो कि रिलीज की गई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ओके, सो इसमें जो है ये मिशन अभी हम लोगों ने लॉन्च किया, उसके बारे में ही काफी सारी चीजें जो है बताई गई है। ओके, विनोद मनकारा की ये बुक है द प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ द रेनबो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फर्स्ट वन न्यूज है आईसीसी अनाउंसिंग इक्वल पे फॉर मेन्स एंड वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीसी ने ऐसा रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितना मेन्स को पे किया जाता है फॉर द क्रिकेट टूर्नामेंट, उतना विमेन्स को भी पे किया जाएगा। ओके, सो ये काफी अच्छी न्यूज जो है ये अनाउंस की गई है आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन है आईसीसी अनाउंस वानिंदु हसरंगा द श्रीलंकन स्पिनर एंड द एशले गार्डनर द ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ऑलराउंडर एज द रेसिपिएंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून। ये ध्यान में रखना, जून के प्लेयर ऑफ द मंथ बने ये लोग, वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंकन स्पिनर है एंड एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ऑलराउंडर है। तो ये दोनों बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। ओके, आईसीसी की बात की जा रही है तो फाउंड हुआ था 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट वन है इंडिया सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 हेल्ड फ्रॉम जुलाई 3 to 9 इन लिम्ब्रिक आयरलैंड बाय विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ 11 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। सो क्या बोला गया कि इंडिया ने सेकंड पोजीशन जो है वो सिक्योर किया इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, जो कि 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में लिम्ब्रिक आयरलैंड में हेल्ड हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट वन है इंडिया के जो निषाद कुमार है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन मेंस हाई जंप इवेंट एट द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन पेरिस। सो पेरिस में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें निषाद कुमार जो है इन्होंने मेंस हाई जंप में जो है सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर मैं बात करूं एक और सिल्वर मेडल हमने हासिल किया है इन डिस्कस थ्रो, जिनका नाम है योगेश काथुनिया। ओके, सो डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीतने वाले हैं योगेश काथुनिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है इंडिया टॉप टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे। सो इंडिया का टॉप टेबल टेनिस लीग जो हुआ अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट वन है अनसीडेड मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ऑफ द चेक रिपब्लिक वन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ हर करियर आफ्टर डिफीटिंग नंबर 6 सीड ओन्स जाबर ऑफ ट्यूनिशिया इन द 2023 विंबलडन। सो 2023 का जो विंबलडन ओपन हुआ, इसमें अनसीडेड प्लेयर मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ने जो है जीत हासिल की। उनका ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है। जिन्होंने किनको हराया ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, क्योंकि काफी बार ये भी पूछा जाता है। तो ओन्स जाबर जो कि ट्यूनिशिया से बिलोंग करती है, इनको हराकर इन्होंने जो है अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है अचीव किया है। अगर मैं पिछले साल भी बात करूँ तो पिछले साल भी ओन्स जो है वो रनर अप थी, इस साल भी यही हुआ, वो रनर अप रही है, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम मार्गरेटा ने अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है वो अचीव किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं विंबलडन की बात करूं तो यहाँ पे मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन डबल्स, वुमेन डबल्स एंड मिक्स डबल्स के विनर्स एंड रनर-अप्स जो है मैंने मेंशन किए, आप लोग पढ़ सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। स्पेशली जो विनर्स होते हैं या फिर रनर-अप्स होते हैं, उनकी कंट्री, कौन से कंट्री से वो लोग बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन शॉट पुटर Tajinder Pal Singh Toor and runner-up Parul Chaudhary won gold medal at the Asian Athletics Championship 2023 in Bangkok, Thailand. So Asian Athletics Championship जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, इंडिया के शॉट पुटर जो है तजिंदर सिंह तूर एंड रनर-अप जो पारुल चौधरी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन है लक्ष्य सेन विंस कनाडा ओपन एंड पार्थ सोलंकी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो लक्ष्य सेन जो है इन्होंने कनाडा ओपन जीता है एंड पार्थ सोलंकी जो है ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उसमें जीत हासिल की है। सो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी भी कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज अवार्ड्स। अवार्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन है ITF हैज अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर फिलिप चार्टियर अवार्ड 2023 टू बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है इसने क्या किया है, हाईएस्ट ऑनर जो है जिसका नाम है फिलिप चार्टियर
अवार्ड 2023 बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन को जो है इन्होंने सम्मानित किया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हैव द कॉन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर बाय द फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, वो मोदी जी को सम्मानित किया गया है उस अवार्ड से। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन एंड प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोर्न। ओके, अब आप लोगों को इसी के साथ एक और चीज ध्यान में रखना है कि मोदी जी ने भी जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जब उन्होंने 2 दिन का ट्रिप किया था फ्रांस में। ओके, अभी हम लोग बात करें फ्रांस का ही बैलेस्टाइल डे के सेलिब्रेशन के लिए उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। उसके बाद फ्रांस के जो प्राइम प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इन्हें ये लेजन ऑफ ऑनर जो एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है वो दिया गया। एंड मोदी जी ने भी जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है सैंडलवुड सितार। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें कंप्लीट ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी जो IBPS क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा डिप में पूछता है। आप पढ़ लेते हो सारी न्यूज़ बट वो उसमें से भी कुछ और ही चीज़ पूछ लेता है। आपको ऐसा लगता है ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें भी वो और डेप्थ में जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मोदी जी ने क्या गिफ्ट किया, दैट इज सैंडलवुड सितार जो है उन्होंने गिफ्ट की थी इमैनुअल मैक्रोन को। ओके, नेक्स्ट वन। अभी आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मोदी जी ने अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑनर्स जो है वो अचीव किए। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताया था, आई होप आप सभी ने वो सेशन देखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि टॉप इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो मोदी जी ने रिसेंटली, मतलब कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 उसके बाद से जो उन्होंने अचीव किया, टोटल 13 ही आपके सामने लिस्ट है। ठीक है, 16 में 2 उन्होंने अचीव किया, देन 18 में, देन 19 में, देन 20 में, 21 में, 23 में, काफ़ी सारे जो है हाईएस्ट ऑनर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के अचीव किए। तो आपको ईच एंड एवरी कंट्रीज़ का कौन सा उन्होंने अचीव किया ये ध्यान में रखना है। 13th जो उन्होंने अचीव किया था जो कि था ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट द्वारा, जो कि उन्हें भी रिसेंटली दिया गया। ओके, अभी हमारी न्यूज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड हैज रिसीव गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर। सो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जो रिसीव किया है अवार्ड विच इज गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन हैज बैंक्ड द स्क्वाच अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 27 इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन द क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यू फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द यूनियन टेरिटरी। ओके, सो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन ने जो है स्कॉच अवार्ड जो है वो जीत हासिल किया है। ठीक है, उसका जो थीम था द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047, इस स्कीम के तहत जो है उन्हें जो है स्कॉच अवार्ड जो है वो उसने पाया है। ठीक है, इन दी गोल्ड कैटेगरी। और किस लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है उसके ऊपर जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स लगाए उसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड स्कॉच अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, किसे, जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन को। ओके, सो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है किसे दिया गया, उसका थीम क्या है, किस कैटेगरी में दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया एंड क्यों दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोदी जी के सारे अवार्ड्स हैं जो कि उन्होंने रिसीव किए हैं फ्रॉम 14 टिल डेट। ओके, नेक्स्ट वन, एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पेज हमारा कोचिफा_ऑफिशियल अगर नहीं फॉलो किया होगा तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है रिसेंट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, करंट अफेयर्स होते हैं और जो भी स्टैटिक जीके होता है वो सारी चीज़ों की अपडेट आपको इंस्टाग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये भी मैंने वहाँ पर शेयर की थी कि मोदी जी को अभी तक की कौन से अवार्ड्स मिले हैं। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वहाँ पे रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, आप लोगों का करंट अफेयर्स हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे अपडेट की जाएगी। अगर आपने नहीं फॉलो किया होगा कोचिफा_ऑफिशियल का इंस्टाग्राम का पेज, तो ज़रूर इसे जाकर फॉलो कीजिएगा और आपको अपडेटेड रहना है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अवार्ड्स की न्यूज़ को। नेक्स्ट वन है इंडिया टॉप्स द मेडल टैली एट द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड UAE। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो कि UAE में हुआ, इसमें इंडिया ने जो है मेडल रिसीव किए हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ने टोटल फर्स्ट टाइम जो है वो 4 गोल्ड मेडल्स जो है वो हासिल किए हैं। ध्रुव
अदानी जो कि बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। देन ईशान पेडनेकर, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मेघ छाबड़ा, इन्होंने गोल्ड हासिल किया, जो कि जालना महाराष्ट्र से है। एंड रोहित पांडा, जो कि गोल्ड हासिल किया, ये रिसाली छत्तीसगढ़ से। ओके, सो इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023, जो कि यूएई में हुआ 3 जुलाई टू 11 जुलाई। ठीक है, सो इसमें इंडिया ने जो है, this is the first time that India has done in all gold performance and top the medal tally in the International Biology Olympiad। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने जितने भी अवार्ड्स थे वो सारे के सारे गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वो 4 कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो भी मैंने आपको बताया। वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ पर हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है ट्रांसजेंडर वुमेन रिकी कोले क्राउन मिस नेदरलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये ट्रांसजेंडर जो है महिला रिकी कोले, इन्होंने अपना पहला मिस नेदरलैंड का क्राउन जो है वो उसका ताज जो इन्होंने पहना है। ओके, एंड मोदी जी को रिसेंटली जो है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन कैटेगरी हमारा साइंस का हमारा सबसे पहला न्यूज है। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ द SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने सक्सेसफुली यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को जो है वो SpaceX Falcon 9 रॉकेट के मदद से जो है लॉन्च किया है फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से। ओके, चाइना अपना पहला फर्स्ट मिथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट जो है वो लॉन्च कर रहा है। ओके, अब मिथेन पावर रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो उसे मिथोलॉक्स भी कहा जाता है, जिसमें मिथेन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है एंड लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडाइजर। तो ये चाइना जो है ये लॉन्च कर रहा है। द Zhuk 2 कैरियर रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम द जियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना। सो ये जो Zhuk 2 कैरियर रॉकेट जो है ये जियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना से जो है इसे लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट वन है SpaceX फाउंडर एलॉन मस्क हैज इंट्रोड्यूस हाईली एंटिसिपेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI। सो SpaceX की जो फाउंडर है एलॉन मस्क, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI को। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि टू डिस्टर्ब द डोमिनेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन द AI इंडस्ट्री विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन डेवलपिंग एन ऑल्टरनेटिव टू OpenAI's ChatGPT। तो ChatGPT का ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है लेकर आ रहा है, उसको उनका फोकस यही है कि OpenAI का जो ChatGPT है उसको ऑल्टरनेट जो है एक बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड हो। तो उसी के लिए इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अपना 3rd मून मिशन जो है चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से। कुछ व्हीकल को लेकर इसे लॉन्च किया गया है, LVM-3 को लेकर इसे लॉन्च किया गया है। द सक्सेस ऑफ द मिशन विल मेक Chandrayaan 3 the world first mission to soft land near the lunar south pole and India's 4th country to soft land on the moon। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये वर्ल्ड का पहला मिशन रहेगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ऑन द ल्यूनार साउथ पोल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और 4th कंट्री बनेगा टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब मून पे सॉफ्ट लैंड करने वाला 4th कंट्री बनेगा। ठीक है, लेकिन ल्यूनार साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बनेगा इंडिया। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली रन होता है तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, देन लैंडर एंड रोवर आर एक्सपेक्टेड टू लैंड नियर द ल्यूनार साउथ पोल रीजन 23 अगस्त 2023। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अराउंड 23 अगस्त जो है ये ल्यूनार साउथ पोल पे जो है लैंडर एंड रोवर जो है वो लैंड करेंगे, ये अराउंड डेट बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 में अगर मैं बात करूँ तो मेजर 2 मॉड्यूल्स है, लैंडर एंड रोवर। पिछले साल अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 3 तो 3 थे, लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। हमारा ऑर्बिटर वहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली ऑर्बिटर में जो है वो रन कर रहा था, लेकिन लैंडर और रोवर जो है हमने वहाँ पर सक्सेसफुली हम लोगों ने वहाँ पर लैंड नहीं किया। पिछली बार हमारा कुछ ग्लीच की वजह से जो चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो चुका था, लेकिन इस बार जो हमारे जो मेजर मॉड्यूल्स है वो 2 है, लैंडर जिसका नाम विक्रम है एंड रोवर प्रज्ञान है, एंड प्रोपल्जन मॉडल इसे भी इस साल ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोपल्जन मॉडल की बात करूँ तो इसका पेलोड मास है 2148 kg। लैंडर की बात करूँ जो कि है विक्रम, जिसका वेट है
1752 kg, रोवर जो है जिसका नाम है प्रज्ञान जो कि है 26 kg, एंड टोटल अगर मैं मास पेलोड का मास की बात करूँ दैट इज 300 kg है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो का ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, गेटिंग अ लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। हम लोग सेफली और सॉफ्टली लैंड करें मून पे, ये सबसे बड़ा पहला टारगेट है। सेकंड वन है टू डेमोन्स्ट्रेट द रोवर रोविंग ऑन द मून। देखिए लैंडर क्या कर रहा है, लैंडर रोवर को जो है मून के सरफेस पे उतारेगा और फिर रोवर क्या करेगा, वहां पे जो है वो रोव करेगा और डेमोन्स्ट्रेट करेगा उस सरफेस को, ओके। देन इनसाइड ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन द ल्यूनार सर्वे टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ल्यूनार सरफेस के ऊपर जो भी मटेरियल्स है उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। यही इसरो के ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, ओके। हमने चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था वो 2019 में किया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ओके। और एक और पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंडिया जो है वो मून पे लैंड करने वाला 4th कंट्री बनने वाला है। तो इसके पहले कौन से 3 कंट्री है जिन्होंने सॉफ्टली लैंड किया है मून के सरफेस के ऊपर, वो है यूएस, सेकंड वन इज रशिया, थर्ड वन इज चाइना, ओके। सो 4th अगर हम लोग सक्सेसफुली से कंप्लीट करते हैं तो हम 4th कंट्री बन जाएंगे। और एक बात करूँ कि चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था इन 2008, ओके। सो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रोपल्जन मॉडल क्या करने वाला है, वो लैंडर और रोवर को जो है इंजेक्शन ऑर्बिट से ल्यूनार ऑर्बिट की ओर जो है वो लेकर जाने वाला है, ओके। जैसे कि ये इमेज में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये जो कैरी करने का काम करेगा ये प्रोपल्जन मॉडल करेगा, वो लैंडर और रोवर जो है उसे ल्यूनार ऑर्बिट की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप लोगों को ये बात पता होनी इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉड्यूल है इनके पेलोड्स है, तो इनके पेलोड्स कौन से ये आपको ध्यान में रखना है एंड उन पेलोड्स का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, देखिए मैं अगर आप लोग चाहते हो तो चंद्रयान 3 के ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या पूछे जा सकते हैं और थोड़ा डिटेल में अगर आप सेशन चाहते हो तो क्विक मैं सेशन आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा, सो दैट मैं सिर्फ चंद्रयान 3 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एंड उसमें डिटेल में जो भी चीज़ है वो मैं आपको एक इंडिविजुअल सेशन में बता दूंगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें आ सकती है और आपको क्या ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोपल्जन मॉडल की जो पेलोड है वो है शेप, एक लैंडर के 3 है, चेस्टे, ILSA, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, रैम्बा एंड LP लैंग्वेयर प्रोब, ठीक है। एंड रोवर की पेलोड की बात करूँ तो 2 पेलोड्स है, APXS एंड LIBS। सो यहाँ पे आपको ये पेलोड्स इनके फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपल्जन का शेप है, लैंडर के चेस्टे, ILSA, रैम्बा एंड LP एंड रोवर के APXS एंड LIBS, ठीक है। सो आपको ये पेलोड्स ध्यान में रखना है। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। APXS की बात करूँ रोवर के पेलोड की तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, LIBS की बात करूँ तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ओके। सो ये क्या वर्क करेंगे मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ओके। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पावर जनरेशन। तो प्रोपल्जन मॉडल का पावर जनरेशन कितना है, 758 वाट, लैंडर का है 738 वाट एंड रोवर का है 50 वाट, ये आपको ध्यान में रखना है। देन अगर मैं हाइट की बात करूँ सो इसकी हाइट है 43.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास जो है वो 642 टन है, विड्थ जो है वो 10.4 मीटर है एंड इसके लिए जो कॉस्ट लगाई गई है वो 615 करोड़ रुपीज़ लगाई गई है, ओके। सो ये मैंने आप लोगों को चंद्रयान 3 के बारे में जो भी मेजर पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको बता रही हूँ, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, ओके। क्योंकि अगर हम लोग इसी के डिटेल में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ओके। सो मैं ओवरऑल आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ और सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया तो आपको ध्यान में रखना है। सो ये लैंडर के सारे पेलोड्स आपको इस इमेज के फॉर्म में भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लैंडर के पेलोड्स, रोवर के पेलोड्स एंड प्रोपल्जन मॉडल का पेलोड, तो उसका फुल फॉर्म और वो क्या वर्क करेगा ये इस स्लाइड में आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंडर एंड मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ रोवर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मास दिया गया है, पावर बताया गया है, पेलोड्स कितने वो बताया गया, डायमेंशन एंड लैंडिंग साइट। सो ये भी आप लोग पढ़ के ध्यान में रख सकते हो। मैंने ऑल इन ऑल अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सारे पोर्शंस यहाँ पे ऐड किए हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 ल्यूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे होता है, ये ध्यान में रखना है। मास मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ऊपर, पावर कैपेसिटी मैंने बताया, पेलोड कौन कितने का रहा है ये भी मैंने बताया, लैंडर के 3 है और ओवर के 2 है ये भी बताया, डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है, लैंडिंग साइट बताई गई है तो आप लोग देख सकते हो, करेक्ट। सो
ये जो ऊपर मैंने बताया उसी का ये ओवरव्यू यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, करेक्ट। सो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक इमेज भी आपको नजर आ रही है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जो कि ऐसा लॉन्च होता है, और उसके बाद लैंडर और रोवर। लैंडर क्या करता है, रोवर को सक्सेसफुली लैंड करने का काम करता है, ठीक है। सो लैंडर क्या करता है, रोवर को वहां पे उस सरफेस पे उतारने का काम करता है, ठीक है। और ये प्रोपल्शन मॉडल। सो यहाँ पे आपको इमेज भी मैंने बताई सो दैट आपको एक आइडिया अच्छी तरीके से समझ आ जाए, करेक्ट। नेक्स्ट अभी हम लोग हमारी कैटेगरी देखते हैं विच इज डिफेंस। डिफेंस की बात की जाए तो यूएस स्टेट्स होल्ड टाइटल फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के लिए यूएस ने जो है वो टाइटल जो है वो हासिल किया है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो मैंने टॉप 10 कंट्रीज बताई है, यूएसए, रशिया, चाइना, ये टॉप 3 एंड 4th पे आता है इंडिया, ठीक है। एंड अगर लीस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात करूँ तो वो है भूटान, बेनिन, मोल्डोवा एंड सो ऑन। तो लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल दोनों कंट्रीज का मैंने यहाँ पे जो है लिस्ट बताया हुआ है। इंडिया का रैंकिंग आपको ध्यान में रखना है, 4th पोजीशन है और इसे रिलीज करता है ग्लोबल फायर पावर। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डिफेंस में ऐसे ज्यादा न्यूज नहीं थी, यही इंपॉर्टेंट वन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम था अनलिशिंग किस्वाहिली पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा, ठीक है। सो फर्स्ट एवर वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो मनाया गया वो 7 जुलाई 2022 को मनाया गया। पिछले साल से ही इस डे को मनाया गया, तो इस साल जो है वो सेकेंड टाइम इसे मनाया गया था, ठीक है, जिसका थीम आपको ध्यान में रखना है विद डेट। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तो ये 1989 को फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, इस साल का जो थीम है वो है अनलिशिंग द पावर ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ द वुमेन एंड गर्ल टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज। ओके, तो फर्स्ट पॉपुलेशन डे जो है वो 1990 को मनाया गया, लेकिन एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा एस्टैब्लिश हुआ 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लेकिन ऑब्जर्व करना जो मनाना जो स्टार्ट किया वो 1990 से किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को एंड 17 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल जस्टिस डे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन है 42nd फाउंडेशन डे मनाया गया नाबार्ड का, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है, जुलाई 12 को। इस साल कौन सा एडिशन था, 42nd एडिशन था। इस साल का थीम क्या था, नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेल्सन मंडेला डे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 2009 जुलाई 18 एज अ नेशनल मंडेला डे। सो 2009 में डिक्लेयर किया गया था कि जुलाई 18 को एज अ नेशनल मंडेला डे जो है मनाया जाएगा। इसे मलाला डे भी कहा जाता है। ये जो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, इनका 18 जुलाई को जो है बर्थडे आता है, इसी दिन नेल्सन मंडेला डे जो है वो मनाया जाता है। जुलाई 18 को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे, जिसे मलाला डे भी कहा जाता है। 2009 से डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा, ठीक है। इस साल का जो थीम है दैट इज क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। ओके, लास्ट कैटेगरी हमारा है विच इज ओब्यूचरी। ओब्यूचरी की अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल स्टार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकी मैकरे पैंसन जो है इनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, इन्होंने MVP अवार्ड भी जीता था इन द अमेरिकन बास्केटबॉल लीग। ओके, एंड मराठी एक्टर रविंद्र Mahajani has passed away at the age of 77, known for his notable contributions to the Marathi cinema. So एक मराठी एक्टर है, ठीक है, रविंद्र महाजनी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ओके, सो हमने एक देखा बास्केटबॉल स्टार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकी मैकरे, ठीक है, एंड सेकेंड वन रविंद्र महाजनी। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स जो है, सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये कंप्लीट सेशन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं काफ़ी सारी न्यूज़ आपकी इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसका एलैबोरेटेड वे में आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आने वाले हैं। सो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि कोई भी न्यूज़ सेशन आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले जाके देख सको। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।